Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs.Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज जो मैं आपके लिए पोइम लेके आई हूँ वो फिलिप्स लार्किन की है और इनकी ये पोइम मिस्टर ब्लेनी है. मिस्टर ब्लेनी के ज़रिए आज हम इनकी करैक्टर का और इस पोइम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का जायज़ा लेंगे और इस पोइम में आने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो इन्होंने सिंबलिज्म के तौर पर यूज़ किए हैं. इस पोइम के थीम्स देख लेंगे. इस पोइम के बारे में मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो हमें 2 पार्ट्स पे बनाना पड़ेगी. पार्ट 1 में इसकी मैं आप डिटेल्स देती हूँ, इनका बैकग्राउंड देती हूँ, इनका बायोग्राफी स्केच देती हूँ, इनकी बायोग्राफी के बारे में बताती हूँ और पार्ट 2 में हम इनकी टेक्सचुअल लाइंस पे जाएंगे. ये फिलिप्स लार्किन है. इनके बारे में जो इनका बायोडेटा है कुछ इस तरह से है. अगर हम मिस्टर ब्लीनी के हिसाब से देखते हैं, मिस्टर ब्लीनी इज़ अ पोएम बाय ब्रिटिश पोइट फिलिप लार्किन. ये ब्रिटिश पोइट थे और फिलिप लार्किन इनका नाम था और इन्होंने मिस्टर ब्लीनी लिखी. रिटन इन मई में लिखी गई 1955 में. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द लिसनर ऑन 8 सितंबर 1955. अब इन्होंने मई में लिखी है और मई के बाद सितंबर में वो जाके पब्लिश्ड हुई है लिसनर में. लिसनर एक मैगज़ीन है उसमें. एंड लेटर इंक्लूडेड इन लार्किन्स 1916 एंथोलॉजी द वाटसन वेडिंग. अब इनकी एंथोलॉजी का नाम है द वाटसन वेडिंग. शादी है ये और वाटसन का मतलब होता है ईस्टर के बाद आने वाला 7वां एतवार. ईस्टर इनकी अप्रैल में आती है और अप्रैल के बाद मई ही आता है. तो इसके जो है मजमुआ कलाम में एंथोलॉजी होता है. मजमुआ कलाम जो शायर अपनी मुख्तलिफ पोइट्री को जमा करके उसके अंदर अपनी पसंदीदा और अपने लिखे हुए काम को ऐड करता है. तो मिस्टर ब्लीनी उन्होंने इस मजमुआ कलाम में ऐड की थी. अब इस पोइम में बात क्या करते हैं. द स्पीकर इन द पोइम इज़ रेंटिंग अ रूम. वो जो बात बताने वाला है, कलाम करने वाला है, नज़म में एक घर, एक कमरा, एक रूम किराए पे लेता है. एंड कंपेयर्स करता है हिज सिचुएशन, अपनी हालत का मुआजना करता है टू दैट ऑफ इट्स प्रीवियस ऑक्यूपेंट. प्रीवियस ऑक्यूपेंट है काबिज, जो पहले उस पर काबिज था, यानी जो पुराना मालिक मकाम था उसकी हालत का अपनी हालत के साथ एक कंपैरिजन करता है और वो था मिस्टर ब्लेनी. मिस्टर ब्लेनी शख्स था. लार्किन हैड प्रीवियसली यूज्ड द सरनेम ब्लेनी इन हिज फर्स्ट नावल जिल इन 1946. ये पॉइंट की बात है कि लार्किन ने इसी नाम को चुना है 1946 में अपने एक नावल जिल में. इसी ही नाम का इंतखाब किया है उन्होंने. 1955 में उन्होंने इस नाम के हिसाब से एक पोएम लिख डाली और उससे पहले इसी नाम को अपने नावल जिल के करैक्टर के तौर पर पेश किया और ये करैक्टर हीरो नहीं था. वेयर ब्लेनी इज नेम्ड एज अ क्लासमेट ऑफ द हीरो. ये हीरो का क्लासमेट था, उसका क्लास में साथी था. जॉन केम्प एट, और हीरो था जॉन केम्प और वो कहाँ पर उसका साथी था. एट हडलेस फोर्ड ग्रामर स्कूल. हडलेस फोर्ड ग्रामर स्कूल में जब हीरो होता है तो उसके साथी का नाम मिस्टर ब्लेनी होता है, यानी सिंपल ब्लेनी होता है. तो उन्होंने उस नाम के हिसाब से पोइम बाद में जाकर तकरीबन 9 साल बाद और उस हिसाब से आगे जाकर ये पोइम लिखी और उससे पहले वो इस नाम को यूज़ कर चुके थे ऑलरेडी. समवेयर इन लैंसा और लैंकाशायर उस इलाके में जो स्कूल था वहाँ पर वो हीरो का साथी था. ये एक हवाला दिया गया है, नावल का हवाला देना है और नावल के हवाले से ये फिर बात आ जाएगी और इससे पता चलेगा मिस्टर ब्लेनी के नाम में मिस्टर लार्किन का कितना इंटरेस्ट था. बट द रीडर इज़ नॉट टोल्ड हिज क्रिश्चियन नेम. लेकिन रीडर को उसका क्रिश्चियन नेम नहीं बताएगा, बस ब्लेनी ही बता दिया गया. और इंडीड एनीथिंग एल्स अबाउट हिम, ना ही उसके बारे में कुछ मज़ीद हक़ाइक़ बताए गए. देयर इज़ नथिंग टू
इंडिकेट, यहाँ कोई ऐसा इशारा देना भी कोई ज़रूरी नहीं है डैट दिस इज़ द सेम ब्लीनी, कि ये वही ब्लीनी है जो उस नावल में उसका साथी था, बड़ा हो के वो क्या बन गया, ये शायद उसी का ही वो आगे चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, लेकिन ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। हु इवेंचुअली ऑक्यूपाइज द रूम डिस्क्राइब्ड इन लार्कन्स पोएम, जिसने आखिरकार ये कमरा लिया और इस कमरे में उन्होंने अपना टाइम गुजारा। अब आगे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना जा रही हूँ जो मिस्टर ब्लीनी में जो है लार्किन ने यूज़ की है। ये एक है डोर, और डोर के पीछे है हुक। उन्होंने यूज़ किया है नो हुक बिहाइंड द डोर। ये हुक क्या है? ये हुक अक्सर जो है यूज़ की जाती है इंग्लिश कंट्रीज़ में अपने क्लॉथ्स वगैरह हैंग करने के लिए, और हम लोग भी लगा लेते हैं अपने ये बैक साइड रूम के डोर के बैक साइड पे, सो कुछ कपड़े वगैरह हैंग हो जाएं, गाउन हैंग्स हो जाएं। ये हवाला है उस ही हुक का, नो हुक बिहाइंड द डोर। अब ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये एक है सोसर सोवीनियर। सोसर सोवीनियर एक उन्हें जो है तोहफा मिला था सोसर का, सोवीनियर के इलाके का, और इसमें मिस्टर ब्लीनी समझ लें अपना वो, उन्होंने ये भी बताया ना, सॉस टू ग्रेवी, हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी। मे बी इस कप को वो चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, सॉस को जो है यूटिलाइज करते थे इस कप को सॉस पीने के लिए, और जो उनकी जिसकी रकाबी का जो इस्तेमाल था वो एज अ एश ट्रे करते थे। ये भी हम अपने पोएम में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चीज़ें समझ लेते हैं कि आखिर ये उन्होंने चीज़ें बताई हैं तो इसका बताने का मकसद क्या था, कि कितना खूबसूरत ये सोवीनियर का जो सॉसर है और इसको वो काम क्या करते थे, यानी टेस्टलेस शख्सियत को इंट्रोड्यूस करवाने। और ये है अपराइट चेयर। अपराइट चेयर भी इसमें यूज़ हुई है हमारी इस पोएम में। अमूमन जो चेयर होती है वो अथॉरिटी शो करती है, लेकिन इस चेयर के आर्म्स नहीं है। ये भी एक एडजस्टमेंट है कि इसमें आप इसको लोनलीनेस शो कर सकते हैं, एक अकेले शख्स की मलकियत को शो कर सकते हैं। आगे भी मैंने चेयर का ही निकाला है और वो भी विदाउट आर्म है। आर्म्स जो है हम आगे हेडर गैबलर में देखेंगे कि आर्म अथॉरिटी को शो करते हैं, और यहाँ पर चूँकि ये आर्मलेस चेयर्स हैं तो इनमें अथॉरिटी नहीं है। इसके कुछ डेफिनेशन अगर हम सिंबलिज्म के तौर पर देखें, अ चेयर कैन बी बिकम अ फेवरेट, चेयर हो सकती है भाई किसी की भी पसंदीदा चीज़ है, भाई अथॉरिटी शो करती है, फ्रेंड्स शो करती है। अ चेयर कैन बी अ सिंबल ऑफ पावर, पावर भी शो कर सकती है। फ्रॉम अ किंग्स थ्रोन, किसी भी बादशाह की तख्त के लिए जो है वो चेयर कहते हैं ना, कुर्सी की खातिर ही तो सारे झगड़े होते हैं, ये वो चेयर है। टू अ सीट एट द हेड ऑफ द टेबल, और ये चेयर जो होती है ना वो टेबल का हेड होती है, टेबल चेयर के बगैर नहीं जच सकती। अब चेयर, अब ये वाली है ना सिंबलिज्म, ये हम मिस्टर ब्लीनी के हिसाब से देखेंगे। अ चेयर कैन बिकम अ फेमिलियर फ्रेंड इन अ लोनली लाइफ, क्योंकि लोनली लाइफ थी मिस्टर ब्लीनी की, उनका कोई साथी वाथी तो था नहीं, तो ये चेयर ही उनका एक फ्रेंड के तौर पर थी। अब देखते हैं ये जो बॉक्स रूम, ये एक बॉक्स रूम है। बॉक्स में वो आके डेफिनेशन देते हैं ना कि ये कमरा तो बॉक्स के जैसा है जहाँ मिस्टर ब्लीनी रहते थे, और अब जाके फिलिप लार्किन को वहाँ रहना पड़ रहा है। बॉक्स रूम कुछ इस तरह से होते हैं कि ये बेड की जगह है, और जस्ट ये जहाँ स्टूल है ऐसा समझ लें, यहाँ चेयर है और ऊपर कैबिन्स वगैरह हैं, और इसीलिए वो बता रहा था कि ना को वहाँ किताबें रखने की जगह थी, ना वहाँ पर किसी किस्म की हुक का अरेंज था। 60 वोल्टेज का जो बल्ब था वहाँ पर उस कमरे में, और एक बसीदा सा बेड था। ये तो मुझे अच्छी सी पिक्चर लगी, तो मैंने कहा चलो आपको डेफिनेशन बताएं कि बॉक्स रूम, और इंग्लिश कंट्रीज़ में जो बॉक्स रूम्स होते हैं वो कम से कम सिंगल फैमिली को एज अ पेइंग गेस्ट रखते हैं, कोई भी जो ऑनर होते हैं, ताकि उनका थोड़ा बहुत खर्च चल जाए। और जो सिंगल फैमिली जो होती है ना, ये वहाँ इसीलिए जाती हैं कि उनकी कोई बच्चे तो होते नहीं, बीवी तो होती नहीं, अकेले जाना घर में, सुबह निकलना ड्यूटी के लिए और रात को आना। और यही वो वक्त था जब वो कहती है ना कि ही वॉज एट द बॉडीज़, के बॉडीज़ में जब तक था वो यहीं पर रहा टिल दे मूव्ड हिम। ये बॉडीज़ भी हम आगे देखते हैं कि बॉडीज़ का क्या है। ये है बॉडीज़। बॉडीज़ होती है एक वर्कशॉप, एक ऐसी वर्कशॉप होती है जहाँ पर जैसे कोई शख्स काम कर रहा है तो उसे नज़दीक घर किराए के लिए चाहिए होता है। हमारे अपने मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, हम तो अपने आबाही घरों में ही रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर किसी को आगे ट्रैवल करना पड़े, दूर जाना पड़े, तो फिर वहाँ पर उन्हें कोई घर लेना पड़ता है ताकि काम नज़दीक हो। और मिस्टर ब्लीनी का काम नज़दीक पड़ता था इस लैंड लेडी के घर से, तो उन्होंने इसका घर ले लिया और एक बॉक्स रूम ले लिया। और ये जो बॉडीज़ थी यहाँ पर वर्कशॉप में वो काम करते थे जब तक उनकी नौकरी यहाँ रही।
आगे एक और डेफिनेशन मुझे ये मिली है कि ग्रेवी इज़ यूजुअली कंसिडर अ टाइप ऑफ सॉस। ग्रेवी जो होती है वो भी सॉस ही होता है, उसको भी सॉस ही समझा जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में। इट इज़ ऑफन मेड फ्रॉम मीट जूस कंबाइंड विद ब्रूथ। अब ये जो ग्रेवी बनती है ना, ग्रेवी एक शोरबा, सालन, यखनी होती है, और ब्रूथ भी वही आ जाता है कि ये कम्बिनेशन हो जाता है जिसकी यखनी तैयार की जाती है मिल्क के साथ, और उसको थिकन किया जाता है विद अ स्ट्राच होता है ये कॉर्नफ्लोर का आटा, जैसे वो पूरा यखनी प्रोसेस है। ये ग्रेवी जो है उसको इस तरह से बनाया जाता है, यानी बड़े लवाजमात उसमें डाल दिए जाते हैं। अ सॉस, अब ये सॉस है, ये सॉस क्या होता है? सॉस भी एक तरह के वो भी शोरबा ही होता है, एक सालन सा नहीं होता, लेकिन सॉस भी शोरबे में ही आ जाता है, पतला सा शोरबा लगा ले। ऑन द अदर हैंड इजंट नेसेसरी मीट बेस्ड। अब इस सॉस में जनाब नेसेसरी नहीं है मीट, और मिस्टर ब्लीनी की तो इतनी हालत भी नहीं थी कि वो जनाब मीट खरीद सकते, गोश्त ले पाते, ज़रूरी नहीं था। इसको आप बगैर गोश्त के भी बना सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें उनकी पॉपुलैरिटी शो होती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन शो होती है कि वो सॉस को प्रेफर करते हैं रेदर देन ग्रेवी। इज़न्ट नेसेसरी मीट बेस्ड, क्योंकि उसमें गोश्त की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। इंस्टेड ऑफ जस्ट अ बायो प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग मिल्क। अब ये उसके बगैर क्या होती है? बायो प्रोडक्ट होती है, बड़ी बाज़ाब्ता किस्म की रोस्टेड प्रोडक्ट होती है। अब जनाब का जेब तो इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन रोस्टेड जो मीट था ना उसको प्रेफर करते थे। ग्रेवी होती है ज़रा मसालादार बना के, उसमें थोड़ा सा शोरबा लगा देते हैं कि चलो जी ज़रा सबके लिए पूरा हो जाए, लेकिन मिस्टर ब्लीनी की जेब इजाज़त ना देने के बावजूद वो रोस्टिंग जो था ना सॉस उसको प्रेफर करते थे। लेकिन सॉस केयरफुली मिक्सड होता था, कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स का, इसमें मुख्तलिफ किस्म के अज्जा शामिल किए जाते हैं, उनका मजमूआ बनाकर तो फिर ये सॉस को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर ब्लीनी सॉस को प्रेफर करते थे रेदर देन ग्रेवी, और सॉस में वैसे मीट नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन अगर नेसेसरी है तो बड़ा रोस्टेड किस्म का, बड़ा चटपटा किस्म का मीट है। अब अगर हम बायोग्राफी देख लेते हैं, ये जो मिस्टर फिलिप्स लार्कन ने अपनी लिखी, तो उन्होंने क्या बताया इन हिज बायोग्राफी अबाउट लार्कन। अब उसकी जो बायोग्राफी है लार्कन के अपने ही बायोग्राफी, बूथ कमेंट्स ऑन मिस्टर ब्लीनी। उन्होंने क्या किया, मुकर्ररा जगह पर मिस्टर ब्लीनी का ऊपर कमेंट कर दिया, मिस्टर ब्लीनी पर एक बात कर दी। डिबेटिंग द व्यू, डिबेटिंग होता है बहस करना, उन्होंने इस तासुर पर बहस की डेट द पोइम एक्सप्रेसेस लार्कन्स फियर ऑफ बिकमिंग हिज कैरेक्टर, के पोइम ये बताती है कि लार्कन ने शायद अपना ही किरदार पेश कर दिया है। अगर हम बायोग्राफी देखें तो हमें लगता है कि ये लार्कन का अपना ही कैरेक्टर है मिस्टर ब्लीनी, और इस पर डिबेटिंग शुरू हो जाती है, क्रिटिक्स की बहसो तनकीद शुरू हो जाती है। ही राइट्स, वो लिखते हैं, द पोइम इज़ एम्बिगियस। एम्बिगियस होती है मुबहिम, जिसका कोई वाज़िया क्लियर समझ ना आई, एक मुबहिम से जो है पोइम है, क्लियर नहीं है। देयर इज़ अ सर्टन एग्जेंजरेशन, एग्जेंजरेशन होती है एग्जीजरेशन, एग्जेंजरेशन यानी एक किस्म का जिसे कहते हैं तो तजस्सुस कायम करना, सस्पेंस कायम करना, बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता देना, एग्जेंजरेशन कर देना। और अगर इसका सिंपल मेन्यू में देख लें तो इसका मतलब था बोझ उतारना, यानी ऐसा उन्होंने किया कि जैसे उन्होंने एक बोझ सा उतार के रख दिया अपने कंधों से कि मैं मिस्टर ब्लीनी नहीं हूँ, फिर मुझे रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं इसके साथ, लेकिन वो रेफ़र किए भी जा रहे हैं इसके साथ। देयर इज़ अ सर्टन एक्सोनरेशन इन हैविंग ओनली व्हाट वन वारंट्स इन लाइफ। क्या होता है, क्या वारंट्स निकलते हैं कि जनाब ये फरमान जारी हो गया कि आप पर मिस्टर ब्लीनी होने का एक तमगा लग गया, कि मिस्टर ब्लीनी आपने अपनी ही लाइफ के बारे में लिख दी, फिर भी ये वारंट उनकी ज़िंदगी में जारी हो गए। रेदर देन बीइंग चैलेंज्ड बाय समथिंग बेटर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब इसको क्या चैलेंज करूँ, समथिंग बेटर बने, कुछ बेहतर हो। पोइम लिखी, पोइम में बहुत से हालात बताए और उसे बायोग्राफिकल पोइम होने का भी जिसे कहते हैं तमगा लग गया, लेकिन उन्होंने इनकार भी किया कि भाई ये मेरे बारे में नहीं है पोइम, ये तो मैंने वैसे ही लिख दी। अब अगर हम बैकग्राउंड देखें, इस ही पोइम का बैकग्राउंड देख लें, सिर्फ हम मिस्टर ब्लीनी की तह में जा रहे हैं ताकि हम कुछ समझ आ जाए कि आखिर ये चाहते क्या थे लार्कन। टेक्सचुअल लाइन हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। इन द फाइनल स्टैंजा फिलिप्स
Larkin talks about the extent to which how we live mirror our own nature. ये इस पोएम की ही टेक्सचुअल लाइन है और ये इसकी कोटेशन भी है। अब वो बताते हैं कि हम किस तरह से जो है अपनी ही ज़िंदगी का अंदाज़ा अपने रहने से लगा सकते हैं। अगर इंसान जिस तरह से रहता है उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ा उसके रहन सहन से हो सकता है। इन द मिड 1915s, अगर 1950 में देखा जाए, पोएम 1955 में लिखी गई। ही इज़ रेंटिंग अ रूम, उसने भी एक रूम लेता है प्राइवेटली, ऑक्यूपाइड बाय अ मिस्टर ब्लीनी। अब एक रूम उन्होंने लिया 1950 में प्राइवेटली, प्रीवियसली पहले ही जो लिया उन्होंने ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर ब्लीनी, ये मिस्टर ब्लीनी के कब्जे में था। एज ही ग्लैंसेस अराउंड द रूम, जैसे ही उन्होंने रूम के इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, एंड टॉक्स विद हिज लैंडलेडी, और लैंडलेडी से बात की, अ पिक्चर ऑफ मिस्टर ब्लीनी एंड द डिंगीज रूम इमर्जेस। अब ये जो डिंगीज था ये था गंदा, मट्टी से भरा हुआ, डस्ट से भरा हुआ, रूम में कोई सफाई नहीं, कमरे जो था उसकी हालत बहुत ख़राब थी। एमर्जेस, उभरता है, हमारे सामने आता है कि एक गंदा कमरा है मिस्टर ब्लीनी का और वो हमें उसकी सारी तफसीलात दे रहे हैं। और यही होगा जब हम पोएम रीड करेंगे हमारे जहन में एक पूरे कमरे का विजुअल आ जाएगा। व्हाट डू वी लर्न अबाउट द फॉर्मल टेनेंट? अब हम क्या लर्न करते हैं? फॉर्मल टेनेंट एक जो किराएदार होते हैं, जो किराएदार होता है उसका कुछ जो फॉर्म ऑफ होती है ना उसकी किराएदार की, वही कहते हैं किराएदार आ गए घर का बुरा हाल कर देगा। तो अब हमें ये सीखने को भी मिलता है कि जो फॉर्मल टेनेंट्स होते हैं, किराएदार होते हैं, किस तरह वो रहते हैं। एंड द वे ही लिव्ड, और जैसे वो रहता था, हिज लाइफ इन हिज ज़िंदगी में, फ्रॉम द फर्स्ट 5 स्टेंजास, पहले 5 स्टेंजास में तो यही पता चलता है कि जनाब ये जो टेनेंट था मिस्टर ब्लीनी कैसे रहता था। पहले 5 स्टेंजा में यही बताया है। हाउ डज द लैंडलेडी व्यू मिस्टर ब्लीनी, और कैसे लैंडलेडी का तासुर था मिस्टर ब्लीनी के बारे में। मिस्टर ब्लीनी के बारे में लैंडलेडी क्या बताती है कि वो यहाँ रहता था, यहाँ काम करता था, मेरे गार्डन में भी काम करता था, इतने बजे आता था, ये खाता था, मुझसे रेडियो की ख्वाहिशें करता था, मुझसे ये चीज़ें मांगता था, ये मैं उसे सहूलियात देती थी। ये सारा वो लैंडलेडी बताती है पहले 5 स्टेंजास में। द डन स्टेटमेंट, आई विल टेक इट, ये लार्कन कहेंगे पोइम में, हाँ मैं ये ले लूँगा। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में वो कहते हैं माइट सरप्राइज अस, वो हमें सरप्राइज कर देता कि हाय इतना गंदा रूम बता रहे हैं, लैंडलेडी भी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बता रही और खुद पोइट ने भी कुछ अच्छा नज़ारा नहीं किया, फिर भी पोइट कह रहा है मैं उसे ले लूँगा। गिवन द डिस्क्रिप्शंस, अब हमें वो क्या बताता है ऑफ द रूम, रूम के बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन बताई जाती है उसका जो बयान बताया जाता है कि रूम किस तरह से नज़र आता है। बट द नरेटर इज़ क्लियरली इंक्रीजिंगली आइडेंटिफाइंग विद मिस्टर ब्लीनी। अब जो नरेटर है, नरेटर कौन होता है? बताने वाला। इंक्रीजिंगली, बढ़ता है, तेज़ी से जो है हमें पता चल जाता है आइडेंटिफाइंग उसकी शिनाख्त का। नरेटर की बड़ी तेज़ी से साफ शिनाख्त हमारे सामने आ जाती है मिस्टर ब्लीनी के साथ। एंड हिज लोनली, वो अकेला, प्रिडिक्टेबल लाइफ, कि वो अकेला गुजार रहा है और उसकी आने वाली ज़िंदगी की पेशन गोइयाँ भी हमारे सामने आ जाती हैं। डज द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, अब ये जो शक्ल है और ये जो ढांचा है ऑफ द पोइम, इस पोइम की शक्ल और ढांचा क्या करता है? रीइंफोर्स द सेंस ऑफ अ मोनोटोनस लाइफ इन द पोइम। मोनोटोनस लाइफ होती है नागवारपन की ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जो बेढंगी हो, मोनोटोनस लाइफ, ये हमारा मेन पॉइंट है। हमें पोइट ने मोनोटोनस लाइफ बताई है, लोनलीनेस बताया है, उस शायर की ज़िंदगी से बायोग्राफिक जो पॉइंट मैच होते हैं मिस्टर ब्लीनी से, वो ये मेन पॉइंट है। मोनोटोनस लाइफ, इसकी सेंस हमें मिली है। रीइंफोर्स होता है किसी भी चीज़ पर जोर देना, जो जोर देता है, तो ये इन दोनों चीज़ों पे जोर दे रहा है। आगे चलते हैं तो इसमें नोटिस क्या है जनाब? अगर हम नोटिस करें, हाउ द पेस ऑफ द पोएम इंक्रीजेस, कैसे ये पोएम आगे बढ़ती है। पेस होता है चहलकदमी से आगे आगे, रफ्तार से आगे चलना। जो ही पोएम आगे बढ़ती है तो इंक्रीजिंग इन द, अब इंक्रीजिंग किस में हो रही है?
पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट होता है जुज़वी तौर पर, पेनल्टीमेट करती है किसकी तरफ, जुज़वी तौर पर हमें पोइम का सारा स्टेंजा जो है वो समझ आ जाता है विद द यूज़ ऑफ इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट का क्या मतलब है? इंजैम्बमेंट जो है ये एक लिटरेरी टर्म है, इसको अंडरलाइन कर ले। इंजैम्बमेंट आपने बताना है ये पोइम इंजैम्बमेंट है, मोनोटोनस लाइफ के बारे में है। इंजैम्बमेंट की मैंने डेफिनेशंस जो सर्च की है उसमें ये था कि द फंक्शन इन पोइट्री इज टिपिकली टू अलाउ एन आइडिया टू कंटिन्यू टाइम, टू कंटिन्यू लाइन्स इन अ पोइम। अच्छा, अब ये इंजैम्बमेंट जो है ना, इसको बहुत गौर से ये देखें तो हमें पोइम में ये पता चलता है कि जब स्टैंजा चल रहा है ना, एक लाइन ऊपर जा रही है ना, वो लाइन ख़त्म भी नहीं हुई तो उसी के लफ्ज़ दूसरी लाइन में जा रहे हैं, वो है इंजैम्बमेंट। और ये इसकी लिटरेरी टर्म में भी आएगा कि ये इसकी लिटरेरी टर्म इंजैम्बमेंट है। इसने स्टैंजा में यूज़ किया है इंजैम्बमेंट का, यानी जुमले को कॉन्टीन्यू ही रखा है। वो चल रहा है ना जुमला, जैसे ऊपर वाला चल रहा है। अगर मैं टेक्सचुअल लाइन की तरफ जाऊँ तो ये जो टेक्सचुअल लाइन आती है ना, नो हुक, नो हुक पे आके वो स्टेंजा ख़त्म हो गया, लेकिन फ़ौरन ही थर्ड स्टेंजा स्टार्ट हो गया बिहाइंड द डोर। वो नो हुक बिहाइंड द डोर बात यहाँ फिर आके सेंस में आती है। अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरे स्टेंजा में भी इन्होंने बात ख़त्म नहीं की, लेकिन बात को आगे ले गए हैं। एंड ट्राइंग, तीसरे स्टेंजा के एंड हो रहा है, एंड ट्राइंग, और कोशिश की स्टफिंग माई ईयर्स, वो ट्राई और स्टफिंग जो है ना वो सारा आगे जा रहा है। तो ये सारी लिटरेरी टर्म है इंजैम्बमेंट की टर्म, इन्होंने यूज़ ऑफ इंजैम्बमेंट इस पॉइंट में किया। क्लियर हो गया? ये इंजैम्बमेंट जो है ये फंक्शन ऑफ पोइट्री है, टिपिकली टू अलाउ एन आइडिया टू कंटिन्यू लाइन्स इन अ पोएम, कंटिन्यू लाइन्स हैं, वो है इंजैम्बमेंट। एज इट मूव टूवर्ड्स अ मोर अर्जेंट कंक्लूजन, अब ये आगे मूव करती है एक कंक्लूजन की तरफ, एक अख्ताम की तरफ। एज द नरेटर कन्फर्ट्स, कन्फर्ट्स करता है, क्या करता है? सामना करता है, मुकाबला करता है, या महाजराई भी करता है। ये मे भी महाजराई भी हो सकती है कि भाई एवं झूठ मलूट की भी कोई कहानी हो सकती है, झूठ मूठ भी हो सकता है इसमें। एज द नरेटर कन्फर्ट्स द रियलिटी ऑफ हिज सिचुएशन, वो अपने हालत के हक़ाइक़ का सामना करता है, अपने हालात के हक़ाइक़ का सामना करता है। नरेटर इस पे कंक्लूजन करता है। इवन सो द फाइनल वर्ड्स ऑफ द पोएम वन टेंटेटिव, अब ये जो फाइनल वर्ड्स थे ना वो बहुत ही टेंटेटिव हैं, वो कंटिन्यू करते हैं सेंटेंस को। और वो क्या फाइनल वर्ड्स हैं जिसमें वो जाके लास्ट में कहते हैं एंड हेजिटेंट, और उसमें हिचकिचाते भी हैं। एक तो कह भी देते हैं, सारी स्टोरी बता भी देते हैं, एंड में आगे फिर भी हिचकिचा जाते हैं। एंड आर रिटर्न टू द वरीजनेस ऑफ टूम सीन अर्लियर इन, और वो जो वरीनेस होती है ना, जो परेशानी है, उसकी तरफ उनकी रिटर्न हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं और जान चुराने के लिए कह देते हैं। द पोएम के एंड में कहते हैं आई डोंट नो, जैसे हम सारा कुछ बता देते हैं, फिर हम बाजुकात ऐसे तंग आ जाते हैं कि हम आगे बताना नहीं चाहते, कहते मुझे नहीं पता। यहाँ पर बस शायर एक किस्म का तंग ही आ गया और वो अपनी जान छुड़ा के उसने एंड कर दिया कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हालांकि सब कुछ बताया, और जब वो अपनी ज़िंदगी के हक़ाइक़ से जाके मिलने लगी बात, तो वो उससे उन्होंने जान छुड़ाई। अब फिलिप लार्किन देखें कि इनके बारे में क्या बात हो रही है। अबाउट द फिलिप लार्किन, जनाब ये है फिलिप लार्किन्स 4 मेन वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री कवर ओनली अबाउट 100 पेजेस। इन्होंने 4 मेन वॉल्यूम्स लिखे हैं और जो सिर्फ 100 पेजेस पे ही लिखे गए, कोई 200, 300, 400, 500 सफ़ात पर मुश्तमिल नहीं है इनकी बुक्स। एंड वो प्रोड्यूस्ड ओवर 40 ईयर्स, और उन्होंने प्रोड्यूस किए, उन्होंने ये शाया करवाए 40 साल के दौरानिए में। बट ही इज़ स्टिल रिगार्डेड, लेकिन उन्हें अभी भी हवाला दिया जाता है, अभी भी समझा जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट ऑफ पोस्ट वार। पोस्ट वार का उन्हें फाइनेस्ट, पोस्ट वार ब्रिटेन, ये जो पोस्ट वार है, ये जो पोस्ट वार चली थी, ये जो इनकी वर्ल्ड वार्स के बाद पोस्ट वार्स ब्रिटेन है, उनका फाइनेस्ट पोइट समझा जाता है। ही वॉज अ टेक्निकल अकम्पलिश्ड पोइट, अकम्पलिश्ड होते हैं मुकम्मल शायर,
उन्हें एक फ़नी तौर पर मुकम्मल शायर समझा जाता है। ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हमने बताने हैं कि फाइनेस्ट पोइट है, टेक्निकली कम्पलिश्ड पोइट है, एंड वैल्यूड, और उनकी जो वैल्यू है वेरीफाई एंड प्रिसीजन इन हिज वर्क। उनकी जो वैल्यू है वो हमें क्या करती है, हमें दिखाई देती है। प्रिसीजन होता है उनकी बाकायदगी, उनकी दुरुस्तगी, और उनकी जो वजाहत करना, उनका क्लेरिफाई, उनका पेश करना, उनकी टेक्निकल एकम्पलिश्ड एंड वैल्यूड, क्लेरिफाई होता है, वजाहत करती है, एंड प्रिसीजन इन हिज वर्क, उन्हीं के काम में हमें उनकी दुरुस्तगी, बाकायदगी, वजाहत सब नज़र आती है। ये उनकी कुछ तारीफ़ी लाइनें हैं। ही कुड राइट विद स्ट्रिक्ट मीटर्स। अच्छा, मीटर्स जो होते हैं ना, ये भी यूनिट्स ऑफ रिदम होते हैं इन पोइट्री में, जैसे पैटर्न ऑफ द बीट, इन पे बीट चलती है, मीटर के साथ चलते हैं ना जी। इनके पेंटामीटर कौन सा चल रहा है, टेट्रामीटर है, इस तरह से वन अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस, इस तरह से इनके मीटर्स चलते हैं। और इन्होंने भी अपनी पोइट्री में इन मीटर्स को ख़ास तौर पर स्ट्रिक्टली ख्याल रखा है, एंड पॉलिश्ड रिदम्स, और रिदम जो थी उनको भी उन्होंने बड़े तरीके से चमका कर आगे पेश किया है, बड़े सेट करके दिखाया है, एंड येट स्टिल इनकॉर्पोरेट द साउंड्स, और ये जो उनके इनकॉर्पोरेट है ना साउंड्स, आवाज़ों को उन्होंने जमा किया है, एंड वॉइसेस, और आवाज़ें और फिर आवाज़ें ऑफ मॉडर्न लाइफ। किसकी आवाज़ें और किसके साउंड्स होते हैं जो समझ नहीं आते, लेकिन जस्ट था थी थू ये होते हैं साउंड्स, और ये वॉइसेस होती हैं, ये तो हम समझ रहे हैं ना एक दूसरे की बात को समझ आने वाली चीज़। और साउंड किसी तबले से निकले, किसी साज से निकले, किसी भी किस्म के परिंदे की आवाज़ से निकले, वो साउंड्स कहलाएंगे। और वॉइसेस हमारी आवाज़ें समझ आने वाली। ये मॉडर्न लाइफ की उन्होंने सारा कुछ जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, एवरीथिंग कंबाइंड। ही वाज ऑस्ट्रेट और एस्ट्रेट का मतलब होता है होशियार, बड़ा ही हैरत अंगेज़ किस्म का। ऑब्जर्वर, ये भी इनकी, ये जो पैराग्राफ है ना, ये तो आप रट लें, इससे आपके फिलिप्स लार्किन के जो है बारे में अगर कुछ बताना पड़े तो एक आधा पैराग्राफ अगर हमारा ये हो जाए तो उसमें हम उनकी सारी बातें बता रहे हैं और अच्छी वोकैबुलरी में बता रहे हैं। ही वॉज एस्ट्यूट है जना, वो बड़ा होशियार किस्म का ऑब्जर्वर है, मुशाहिदा करने वाला है, ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। इसी वजह से मिस्टर ब्लीनी का पूरा मुशाहिदा करके उसके बारे में उन्होंने सारा कुछ निकाल दिया, और लोगों ने ये ब्लेम डाल दिया मिस्टर ब्लीनी यहूदी है, हालांकि उन्होंने तो ये बड़ा ऑब्जर्व करके दिखाने की कोशिश की है। सिचुएशंस, हालात का भी और इवेंट्स और वाक़ियात का भी मुआजना करने वाले शख्स थे। लार्किन वॉज अ शाय अनडोमिनिस्ट्रेटिव मैन। अनडोमिनिस्ट्रेटिव होता है कि गैर अहम, क्योंकि शाय थे ना, पार्टीज़ वगैरह से पीछे रहना, साइड पे रहना, तो बस जब बंदा कोई आगे परफॉर्म नहीं करेगा तो वो गैर अहम हो जाता है। उसकी कोई बुलाता नहीं कि चलो आओ हमारे साथ ज़रा इधर शामिल, उन्हें पता ये तो आएगा ही नहीं, फ़ायदा कोई नहीं से कहने का। शाय शख्सियत थी उनकी। हु स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज वर्किंग लाइफ, उनकी जो अपनी काम करने वाली ज़िंदगी थी, एज द लाइब्रेरियन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हल। उन्होंने यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन का काम किया, बुक्स के साथ ही अटैचमेंट रखी। लाइब्रेरियन हमेशा अकेले बैठे रहते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो खामोशी से ही बैठे रहते हैं, या पसंद करते हैं कि इर्द गिर्द जो लोग आएँ खामोशी से ही काम करें, रीडिंग करें और चले जाएं। ही डिड नॉट ट्रैवल वाइडली, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सफ़र नहीं किया और टूर और परफॉर्म, और ना ही कोई टूर किया और ना ही कोई परफॉर्मेंसेस की, ना ही कहीं जाकर मुशायरों में हिस्सा लिया। हिज पोइम्स आर नॉट फुल ऑफ लिंग्विस्टिक फायरवर्क। अब ये जो लिंग्विस्टिक फायरवर्क होता है ना, कि लिसानी ज़ुबान में कोई उनके काम ने आग नहीं लगा दी, कोई आतिशबाजी नहीं कि भाई सारे कहीं हा जी एक आपने शेर जो है ना बताया, ऐसा कोई नहीं था उनके काम के साथ। लेकिन फिर भी उनका काम बड़ा एक क्रिटिकल व्यू से अहम समझा जाता है, फाइनेस्ट समझा जाता है। एंड सम मे सी इन दैम अ किंग ऑफ अनसेटलिंग होता है बेचैन,
सुकून में खलल, लेकिन फिर भी महसूस किया जाता है कि इतनी शाई और काम ज़िंदगी के बावजूद कुछ काइंड ऑफ अनसेटलिंग तो थी उनके ज़िंदगी में, जो मेलनखली पेश करती है, उदासी पेश करती है, पेसिमिज़्म देती है, मायूसी दे रही है। हाउएवर ताहम देयर आर ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, लेकिन फिर भी बड़ी महारत के साथ जो है ना, उन्होंने बड़ी खूबसूरती और महारत, क्राफ्टेड होता है बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी महारत के साथ। लुग़वी मीनिंग में इसका मक्कारी भी आ जाता है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते, होशियारी के साथ कह सकते हैं। एंड असेसिबल होते हैं कि काबिल रसाई, जिस तक हमारी पहुंच हो। एंड अनफॉलिंगली नामुनासिब तौर पर, ऑनेस्ट इन द वे, वो अपने ही रास्तों पर चलते हैं, अपने रास्ते पर वो बड़े ईमान होते हैं, ईमानदार होते हैं जिस रास्ते पर वो चल रहे होते हैं। उन्होंने जो पोइम्स लिखी हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, दे आर ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, बड़ी खूबसूरती से उन्हें तैयार किया गया है। एंड एसेसिबल, और उनकी रसाई है। एंड अनफॉलिंगली ऑनेस्ट द वे दे टुक ऑफ मॉडर्न लाइफ, और उन्होंने उसमें क्या बताने की कोशिश की है कि ये जो जदीद ज़िंदगी है ना, इसने जो नामुनासिब रास्ते अपना लिए हैं उन तक रसाई है। और नामुनासिब रास्ते क्या हैं, ये हम मिस्टर ब्लीनी की टेक्सचुअल लाइन के साथ क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखेंगे, इसके थीम देखेंगे, मेन पॉइंट्स देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स अपॉन आवर चैनल। थैंक यू।